Today I'm here with one of the dark horses, which I know, to whom I know personally. Uh, Basically, in this art field, when I entered, he was one of my batchmates. And why I said him dark horse is because the horse is quick, healthy, calm, smart. But when I call him dark horse, that means he's in dark. Yeah, he's private, he's not that much social, but the best thing about him is that he continuously works and works and works and works and works. तो ये बेहतर होगा कि उस डार्क हाउस के बारे में हम उसके ही मुंह से जाने. तो लेट अस वेलकम हियर टप्पो. Hello everyone, my name is Devashish Toppo and I am from Sarguja, Chhattisgarh. Currently I am studying fine art, majoring in painting from Indira Kala Sangeet Vishwavidyalaya, Kharagpur. So I would like to question you, Devashish, that when you came here, so what was your idea behind making art or having an interest in art and creating this kind of things which you are doing now? बचपन से मेरे को बहुत इंटरेस्ट था कि जो वर्चुअल चीज़ जो विजुअलाइज करता हूँ मैं उसको कैसे ऐसे मटेरियल रूप में रिप्रेजेंट कर पाऊँ. तो इस कारण मैं पता किया कि इसका कोई स्टडीज़ होता है पेंटिंग्स वगैरह का. तो मेरे को ऐसे रिलेटिव्स बताए और मैं यहाँ पे आया पढ़ाई करने के लिए. तो टोप्पो, जैसे कि आपको इन चीज़ों में इंटरेस्ट था और आप चीज़ों को रिप्रेजेंट करना चाहते थे इन मटेरियलिस्टिक वे, तो आपको ये चीज़ें कैसे धीरे धीरे आप इसमें काबू पाना चालू किए और अपने प्रैक्टिसेस को आगे बढ़ाना चालू किए, क्या आप थोड़ा सा बताएंगे हमारे दर्शकों को? सबसे पहले तो ये है कि मैं इसके लिए आर्टिस्ट लोगों का इंटरव्यू वगैरह देखा और उनके काम्स वगैरह देखे और काफ़ी हद तक मेरे जो टीचर्स थे वो इसमें हेल्प किए. उनसे मैं काफ़ी कुछ सीखने को मिला मेरे को. और ज़्यादातर जो था वो सेल्फ स्टडी में मेरे को बहुत हेल्प हुआ और उसके लिए डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा मायने रखता है, जो कि मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि डिसिप्लिन बना रहे मेरा जिस भी फील्ड में रहूँ. और स्केचेस ये बहुत अच्छा तरीका है अपना डिसिप्लिन को कंटिन्यू रखने का. जैसा कि टोप्पो आपने हमें बताया कि आप काफ़ी सारी चीज़ों का ध्यान में रखते हैं कि जब आप स्केच करते हैं कि पहले आप क्या कर रहे हैं तो वो लोगों को इम्प्रेसिव भी लगना चाहिए. तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपको स्केचेस करने के बाद ऐसी कौन सी चीज़ मिलती भी है स्केचेस से जिससे आप वो कंटिन्यूटी बनाने में तत्पर हैं और कंटिन्यूटी बनाए रखते हैं? इसके लिए एक बात बोलूँगा कि अगर कोई मेडिटेशन करता है तो उसको पता होगा कि मेडिटेशन करने के बाद जो फीलिंग आती है बस वही है कि स्केचिंग और काम करने के बाद आता है. जैसा कि आपने बताया टोप्पो अभी कि ये जो स्केचेस हैं वो हमारी डिसिप्लिन को मेंटेन करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं. तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जब हम स्केचेस के लिए जाते हैं और बहुत सारे स्केचेस कंटिन्यूसली करते हैं तो आप कौन सी चीज़ों को ध्यान में रखते हो उन स्केचेस को करते हुए? सबसे पहला रूल है कि आदमी रिलैक्स रहे और काम फील करे और जितने भी वरीज हैं उसको उस टाइम के लिए
भूल जाए, क्योंकि वो बहुत अफेक्ट करता है कि स्केचेस करते समय। और दूसरी बात ये है कि जो पिछले दिन में जो स्केचेस हुए उससे वो क्या गलती हुआ वो आज नहीं होना चाहिए, तो इस बात को ज़्यादा ध्यान में रखता हूँ मैं। और हमेशा कोशिश करता हूँ कि मैं चैलेंज करते रहूँ कि कल जो हुआ उससे मैं आज नए दिन में क्या मेरे को नया चैलेंज हो सकता है जिसको मैं पूरा कर सकता हूँ। तो ये मेरे को हमेशा आगे धकेलने का काम करता है। और ये भी मैं जानना चाहूँगा कि जब आप स्केचेस कर रहे हो इतनी पैशनेटली, तो आपको उसमें से क्या चीज़ प्राप्त होती है? मतलब आप किस चीज़ को अचीव करने के लिए स्केचेस करते रहते हैं? मेरा पहला एक मकसद यही है कि जो भी स्केच करूं, जैसे मान लो मैं फिगरेटिव ही ज़्यादा करता हूं, ह्यूमन, तो मैं चाहता हूं कि जब मैं उसको विजुअली किसी चीज़ को, इमेजिनेटिव किसी चीज़ को बनाऊं, तो वो चीज़ लोगों को काफ़ी इम्प्रेसिव लगे। ऐसा ना हो कि मैं सिंपली बना दिया हूँ जो उनको लगे कि ये स्टडी वर्क नहीं है और उनको खटके। तो मैं चाहता हूँ कि वो बेसिकली इम्प्रेसिव ही हो। ग्रेट, मतलब आप सारी चीज़ों को एक साथ मेंटेन करके चलते हैं कि पहले की मेरी सेटिस्फेक्शन जो है वो भी उस चीज़ में फॉलो हो जाए, प्लस मैं क्या दिखाना चाहता हूँ वो भी सामने दिख जाए। टुप्पो, जैसे कि आप अभी मास्टर्स कर रहे हो और तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आपके कॉन्सेप्चुअल वर्क्स भी होंगे, तो वो किस बेसिस पे हैं और आप किस तरीके से अपने कॉन्सेप्चुअल वर्क को फॉलो ऑन कर रहे हैं? फिलहाल तो मैं अमेरिकन इलस्ट्रेटर नॉर्मन रॉकवेल है जो, तो उनसे काफ़ी इंस्पायर्ड हूँ। तो मैं उनके स्टाइल्स और कंपोजिशन को स्टडी कर रहा हूँ। और जैसे रशियन आर्टिस्ट है निकोलाई फेचिन और इलिया रेपिन, तो उनके काम का कैसा ट्रीटमेंट है, तो मैं वहाँ से कुछ यूज़ कर रहा हूँ और अपना एक आइडिया और थॉट लगा रहा हूँ यहाँ काम पे। तो जैसे रशियन के बारे में आपने बताया, तो उनके जो वर्क्स होते थे बेसिकली उनके फिगर्स रिजिडनेस की वजह से जाने जाते हैं और बोल्ड स्ट्रोक्स की वजह से जाने जाते हैं। तो क्या आप उन चीज़ों को किस तरीके से अपने काम में इस्तेमाल किए और अभी जिस कॉन्सेप्ट को लेकर के आप काम कर रहे हैं वो क्या चीज़ है, वो मैं जानना चाहूँगा। ओके, मैं जैसे अगर आप लोग देख रहे हैं इधर पीछे काम लगा हुआ है, ये अभी चल रहा है, तो इसमें मैं 3 आर्टिस्ट के नाम लिए, तो मैं उनका जो वर्क थॉट्स और कंपोजिशन है उसका एक ब्लेंड है। लेकिन नॉर्मन रॉकवेल इसमें ज़्यादा हावी हो जाता है और उनके ट्रीटमेंट्स ज़्यादा दिखाई देंगे इसमें। मैं वैसा एकदम जैसे नॉर्मन रॉकवेल बहुत ज़्यादा रियलिस्ट पेंटर थे, तो मैं उसमें उधर नहीं जाता हूँ। मैं आ जाता हूँ अपने निकोलाई फेचिन और इलिया रेपिन में। लेकिन जो फिगर्स हैं जैसे वो मूड्स रखते थे, वो देखा जाएगा तो अपने नॉर्मन रॉकवेल की तरह रहते हैं।
और पहले मैं जैसे फॉविस्टिक काम करता था, और वो ज़्यादातर इम्प्रेशनिस्ट आर्टिस्ट के एरा से और फॉविस्म के जो आर्टिस्ट थे उनसे इंस्पायर था। तो वहाँ से मैं अभी फिर थोड़ा आगे आया, और अभी नॉर्मन रॉकवेल और रशियन आर्टिस्ट हैं जो दो, तो उनसे काफ़ी इंस्पायर्ड हुआ, तो उनकी तरह के ट्रीटमेंट को यूज़ कर रहा हूँ। टप्पू, जैसे आप कंटिन्यू स्केच करते हैं, बहुत सारे स्केच करते हैं, तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आप जब स्केच करते हैं तो क्या स्केचेस को आप एज एन आर्ट वर्क लेके चलते हैं या उसको सिर्फ एज अ प्रैक्टिस लेकर के चलते हैं? फ़िलहाल तो मैं इसको प्रैक्टिस में रखा हूँ, और ये मेरे लिए एक आर्टवर्क की तरह इसलिए रहेगा क्योंकि अगर आने वाले टाइम में जैसे मैं सोचा हूँ कि अगर मेरे को एनिमेशन में मन करा तो वो मेरे लिए बहुत मदद करेगा। स्टोरी बोर्डिंग वगैरह हो गया या फिर 2D एनिमेशन, तो फिलहाल मेरे लिए ये प्रैक्टिस ही है। और जैसे आप मास्टर्स परस्यू कर रहे हैं और उसके लिए देयर शुड बी सम कलेक्शन ऑफ आर्ट वर्क्स विद यू एज एन आर्टिस्ट इन एकेडमिक एरा, तो उसके लिए आप क्या कर रहे हैं अभी? मैं कैनवास में कुछ काम्स कर रहा हूँ, और मैं कुछ ऐसे डेली लाइफ का थीम्स लेकर के काम कर रहा हूँ, और मैं काफ़ी हद तक अमेरिकन इलस्ट्रेटर्स से थोड़ा प्रेरित हूँ, तो मैं उनके काम्स को देख करके इंस्पायर होता हूँ और वैसे काम्स कर रहा हूँ फिलहाल। जैसे मैंने एक डार्क हॉर्स का विशेषण आपको दिया है टोपो, तो इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि हम आपके बारे में जान पाए, और साथ साथ हमारे जितने भी मित्र हैं जो आपको देख रहे हैं इस वक्त, वो भी आपके बारे में जान पाए, आपकी क्या मेंटेलिटी है, आप किस तरीके से अपने काम को करते हैं, और आप किस तरीके से अपने आर्ट वर्क्स को अपने डेली लाइफ से जोड़ते हैं और उनको जीते हैं। सो थैंक यू सो मच टोपो कि आप काम कर रहे थे और उसके बीच में मैंने आया, एंड थैंक यू रवि ऑल्सो फॉर बीइंग अ मॉडल फॉर टोपो। और हाँ, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। यू टू ब्रदर, थैंक यू सो मच, आप आए और हमें भी अच्छा लगा यहाँ। डेफिनेटली मैम। तो हम यहाँ पर फिर से देवाशीष टोपो के साथ थे, एंड इट वाज अ गुड टाइम विद हिम। वी आर फॉर्चुनेट इनफ टू डिस्कवर द डार्क हॉर्स. And the another thing is that what he told about art practices, that it is indulged in the meditation, it is a way to maintain discipline in someone's life. So here it again, it came about the art field, that when you go for practicing art, you maintain your happiness, you maintain your life, and you maintain your discipline too. Thank you so much for watching me, and we were fortunate enough to know this dark horse, और हमने बहुत सारी चीज़ें के बारे में इनमें जाना। तो मैं आपसे ये आग्रह करता हूँ कि stay together, stay here, and I'll come again with some other different kind of stories with a different artist. Please, if there anything, comment below and let me know about your views. Thank you so much. Stay safe.